हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। आज हम 3 स्टोरीज में अलग अलग इंडस्ट्रीज पे हो रहे जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट, ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स के इंपैक्ट और कंज्यूमर बिहेवियर का इंपैक्ट देखने वाले हैं। एक तरफ इंडिया और चाइना के रिलेशंस में सॉफ्टनिंग फेज चल रहा है और इसका सबसे बड़ा असर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर्स में दिखाई पड़ सकता है। इनफैक्ट जो सेक्टर्स ऑलरेडी इंडिया के स्टॉक मार्केट में हॉट हैं, उनके लिए ये एक नया कैटलिस्ट बन सकता है। दूसरी तरफ स्टील के प्रोडक्शन नंबर्स अभी इंडिया के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग हैं, पर पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। स्टील के प्राइसेस गिर रहे हैं। इससे टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू जैसे स्टील जायंट्स के प्रॉफिट मार्जिन्स फ्लैट हो गए हैं और छोटी मिल्स को तो ऑपरेशंस भी कट करने पड़ रहे हैं। पर क्यों? लास्टली, इंडिया का मिडिल क्लास अपना ईटिंग आउट पैटर्न बदल रहा है और इस शिफ्ट का इंपैक्ट क्यूएसआर स्टॉक्स पे हो रहा है। ऑलराइट देन, लेट्स गेट इनटू ईच ऑफ दीज स्टोरीज वन बाय वन। अगस्त 31 को पीएम मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच एक मीटिंग हुई और दोनों तरफ से टाइज को इंप्रूव करने का क्लियर सिग्नल आया है। यूएस चाइना ट्रेड वॉर और टैरिफ्स की वजह से चाइना के लिए इंडिया एक नेचुरल मार्केट बन रहा है और इंडियन कंपनीज भी चाइनीज टेक और सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को लेवरेज करना चाहती हैं। और इसमें सबसे पहला बड़ा अपडेट है हायर से। ये एक चाइनीज जायंट है जो इंडिया में रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन्स बनाता है। अब वो अपनी इंडियन सब्सिडरी का 49% स्टेक बेचना चाहता है और बाकी स्टेक खुद और एम्प्लॉयज होल्ड करेंगे। ये स्टेक सेल मल्टीपल इश्यूज की वजह से लास्ट 2 महीनों से स्लो थी, बट अब लास्ट 2 दिनों में नेगोशिएशंस ने पेस अप कर लिया है। दूसरा मेजर डेवलपमेंट डिक्सन टेक्नोलॉजीज से है। ये इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, जो कि अब चाइनीज पार्टनर चोंगकिंग यूहाई के साथ लैपटॉप एनक्लोजर्स बनाने के लिए जेवी की एप्लीकेशन फाइल कर रहा है और साथ ही उसके एचकेसी और वीवो के साथ जेवीज के पेंडिंग एप्लीकेशंस का अप्रूवल भी फास्ट ट्रैक हो सकता है। ऑटो स्पेस में भी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। आपको याद होगा कि अप्रैल से चाइना से रेयर अर्थ मैग्नेट्स की इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ने ईवी कंपनीज, स्पेशली बजाज ऑटो जैसी 2 व्हीलर मेकर्स को काफी हिट किया था। अब एक्सपेक्टेशन है कि इस इंप्रूव्ड रिलेशंस के बाद ये बॉटलनेक क्लियर हो जाएगा। मतलब ईवी इकोसिस्टम जो ऑलरेडी एक ग्रोथ स्टोरी है, उसको सप्लाई चेन रिलीफ मिल सकता है। ऑल्सो अशोक लेलैंड के एमडी और हिंदुजा ग्रुप के लीडरशिप ने चाइना में CALB ग्रुप के साथ एक लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव बैटरी टेक पार्टनरशिप साइन कर ली है। मतलब नेक्स्ट जेन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में एक्सेलरेट होने वाली है। ओवरऑल मूड क्लियर है। इंडियन CEOs और प्रमोटर्स अब एक्टिवली जेवीज फाइनलाइज करने के लिए चाइना ट्रैवल कर रहे हैं। भगवती प्रोडक्ट्स, जो कि माइक्रोमैक्स ओन करता है, और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे प्लेयर्स भी डील्स क्लोज करने की रेस में हैं। तो ऐसे अपडेट्स एक पॉजिटिव सेंटिमेंट तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एक मैक्रो कैविएट भी यहाँ पर है। जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी कंप्लीटली गया नहीं है। इंडिया चाइना रिलेशंस की हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि ऑप्टिमिज्म और टेंशंस दोनों ही एक कॉइन के 2 पहलू हैं, जो कभी भी फ्लिप हो सकता है। लेट्स कम टू द सेकंड स्टोरी नाउ। इंडिया चाइना के बाद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। FY25 में इंडिया ने लगभग 15 करोड़ टन क्रूड स्टील बनाया। ये प्रोडक्शन यूएस और जापान दोनों के कंबाइंड आउटपुट के बराबर है। कैपेसिटी भी जम करके 20.5 करोड़ टन तक पहुंच गई है। मतलब कि सप्लाई साइड ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल स्ट्रांग लग रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टील के प्राइसेस गिर रहे हैं। इसकी वजह है चाइना की ओवर कैपेसिटी और डिमांड स्लम्प। चाइना दुनिया के आधे से ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है। रियल एस्टेट स्लो डाउन और वीक डिमांड की वजह से उनके पास मैसिव सरप्लस है और उस सरप्लस को बेचने के लिए वो ग्लोबल मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया में डंपिंग कर रहे हैं। अप्रैल 2025 में जब इंडियन स्टील 52,000 रुपीज पर टन था, चाइनीज स्टील 46,000 रुपीज पर टन पे मिल रहा था। इसी डंपिंग की वजह से इंडिया, जो एक डेकेड से स्टील का नेट एक्सपोर्टर था, वो FY25 और FY24 में नेट इंपोर्टर बन गया। सो गवर्नमेंट ने अप्रैल 2025 में स्टील इंपोर्ट्स पर एक 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी। इससे इंपोर्ट्स स्लो हुए और डोमेस्टिक डिमांड को पुश मिला। लेकिन इंडस्ट्री कह रही है कि 12% ड्यूटी काफी नहीं है। ड्यूटी कम से कम 24% तक होनी चाहिए। एनीवे, अब ये स्टील के लो प्राइसेस सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम भी नहीं है। ग्लोबल प्राइसेस भी प्रेशर में है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में भी डिमांड कम हो गई है।
EU हो, जर्मनी हो, रशिया हो, ये सब जगह आउटपुट कॉन्ट्रैक्शन में है। और जब डिमांड स्लो हो और सप्लाई ओवरशूट करे तो प्राइसेस क्रैश होना ऑब्वियस है। इससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए मार्जिन्स कम हो रहे हैं, लेऑफ्स ज्यादा हो रहे हैं और केपेक्स में भी एक तरीके का हेसिटेशन दिखाई दे रहा है। अगर ये ट्रेंड लंबा चलता है तो इंडिया के स्टील सुपर पावर बनने के एम्बिशंस को हिट लग सकता है। लेकिन एनालिस्ट्स के हिसाब से FY25 से FY27 के बीच इंडिया का स्टील वॉल्यूम ग्रोथ 8 to 10% कैगर पे रहेगा। नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन, गति शक्ति जैसे इंफ्रा पुश, PM आवास योजना जैसे हाउसिंग डिमांड और ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की ग्रोथ से ये डिमांड फ्यूल होगी। तो डिमांड आउटलुक काफी अच्छा है, बट अब देखना यह है कि इंडियन स्टील इंडस्ट्री का एग्जिस्टिंग लो प्राइस का चैलेंज एक साइक्लिकल डिप है जो ड्यूटी और डोमेस्टिक डिमांड के सहारे निकल जाएगा, या फिर एक डीपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो कि मार्जिन्स को लॉन्ग टर्म में स्क्वीज करेगा। तीसरी स्टोरी पे आते हैं। इंडिया का GDP बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है। फिर भी डोमिनोज, KFC या पिज्जा हट जैसे QSRs के डाइन इन टेबल्स हाफ एम्प्टी है। इसका बिग पिक्चर एनालिसिस ये है कि इंडिया के मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स अपने खर्चे अब और कॉशियस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में फुटफॉल अभी भी ठीक है, मतलब कि वेल्दियर कंज्यूमर्स अभी भी स्पेंड कर रहे हैं, हिचक नहीं रहे। लेकिन QSR चेन्स जो ट्रेडिशनली अफोर्डेबल इंडल्जेंस माने जाते हैं, उनका डाइन इन डिमांड स्लो हो गया है। एग्जाम्पल के लिए पिज्जा हट और KFC जैसे डाइन इन हैवी QSR चेन्स के लिए पिछले कुछ क्वार्टर्स अनफेवरेबल रहे हैं। पिज्जा हट का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जून क्वार्टर में -4% टू -8% तक स्लिप कर गया। KFC भी 8-9 क्वार्टर से नेगेटिव ग्रोथ में अटका हुआ है, ऑल्दो ऑनलाइन ऑर्डर्स उन्हें थोड़ा सा रेस्क्यू कर रहे हैं। बारबेक्यू नेशन जैसी चेन्स जो 85% रेवेन्यू डाइन इन से जनरेट करती हैं, उन्होंने भी 5% से ज्यादा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में डिक्लाइन रिपोर्ट किया। उनको अपने रेस्टोरेंट प्रोटोटाइप्स 20 to 25% छोटे करने पड़ रहे हैं ताकि केपेक्स कम हो और यूनिट इकोनॉमिक्स सैल्वेज हो सके। लाइट बाइट फूड्स जो KFC, बर्गर किंग, सबवे चलाते हैं, वो एडमिट कर रहे हैं कि फास्ट फूड सेगमेंट पे पुशबैक है, जबकि उनके फाइन डाइनिंग ब्रांड्स जैसे कि पंजाब ग्रिल बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो पिक्चर क्लियर है, इंडिया के QSRs का डाइन इन मॉडल प्रेशर में है, लेकिन डिलीवरी ग्रोथ का एंकर बन रहा है। जुबिलेंट फूड वर्क्स के डोमिनोज का मॉडल ज्यादा डिलीवरी ड्रिवन है और इसी वजह से उसने क्वार्टर में नियरली डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ दिखाई है। डोमिनोज के ऑलमोस्ट 75% ऑर्डर्स अब डिलीवरी के ही हैं। इंटरेस्टिंगली जोमैटो और स्विगी में भी जून क्वार्टर में 16 to 19% ग्रोथ रिपोर्ट की गई। मतलब कंज्यूमर्स खाना खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं, बस वे चेंज कर रहे हैं। ऑर्डरिंग इन चीपर फील होता है, कन्वीनियंट होता है, आपके घर में खाना आ जाता है और डिस्काउंट्स का एडेड एडवांटेज भी मिलता है। और ये शिफ्ट सिर्फ कंज्यूमर प्रेफरेंस नहीं है, एक मैक्रो एंगल भी है यहाँ पर। RBI के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में 60% लोगों ने कहा है कि उनकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग या तो सेम है या लोअर एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। मतलब मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स कॉन्शियसली सेव मोर, स्प्लर्ज लेस वाले माइंडसेट में है। इंडिया का QSR मार्केट स्लो हो रहा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। डिलीवरी लेड मॉडल्स सर्वाइव करेंगे, बट डाइन इन हैवी मॉडल्स को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। तो आज के 3 सिग्नल्स क्लियर हैं। इंडिया चाइना के इंप्रूविंग टाइज से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो जैसे हाई ग्रोथ सेक्टर्स में नई अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं। स्टील प्रोडक्शन रिकॉर्ड ब्रेकिंग लेवल्स पे है, पर ग्लोबल डिमांड स्लंप और चाइनीज डंपिंग की वजह से इंडस्ट्री के मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं और कंज्यूमर बिहेवियर फास्ट शिफ्ट कर रहा है, जिससे डाइन इन QSRs प्रेशर में है, जबकि डिलीवरी लेड मॉडल्स और एग्रीगेटर्स डिमांड कैप्चर कर रहे हैं। So, which story did you find most interesting? Let us know in the comments. मिलते हैं अगले एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.